प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जीजीटीयू के द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में दिए गए विषय प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति पर विचार करेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को आपके साथ चर्चा के लिए मैंने क्यों चुना? वह इसलिए कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसको राष्ट्रीय विमर्श के रूप में प्रस्तुत करना हम सभी का धर्म है। इसलिए प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति पर जब हम विचार करेंगे तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से बोर्ड ब्लैक हो तो ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक चलाने पर वह और ज्यादा चमक उठता है। जब कभी भी विद्यार्थियों को कोई चीज पढ़ाई जानी चाहिए तो उसमें पृष्ठभूमि का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आज हम प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में सर्वप्रथम शिक्षा शब्द जो दोनों जगह आया है इसको देखें कि हमारे लिए हमारी संस्कृति में हमारे ऋषियों ने इसकी क्या परिभाषा दी है। शिक्ष्यते विद्यो उपादीयते अनयेति शिक्षा। शिक्ष धातु से यह बना है। अब इसमें कहा गया है कि जिस पद्धति द्वारा शिक्षा अथवा विद्या दी जाती है उसका नाम शिक्षा है। तो इसमें वो सारे तत्व आ गए जो शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। शिक्षा एकमात्र माध्यम है जिसके कारण सजीवों में मानव एकदम अलग हो जाता है। आप सभी जानते होंगे, पढ़ते होंगे कि पौधे भी सजीव में गिने जाते हैं। जीव जंतु तो सजीव में गिने ही जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मानव इतनी ऊंचाई प्राप्त कर गया कि वह पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं तक को नियंत्रित करने लगा, उसके बारे में गहराई से जानने लगा। तो इस बात का हमें ध्यान में रखना होगा कि शिक्षा को महत्व देने के कारण सजीवों में मानव विशिष्ट हो गया। इसीलिए वेदव्यास कहते हैं नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठतर कुछ नहीं है। ऐसा किस कारण कह सके? क्योंकि शिक्षा के कारण। अब आप सभी को मालूम है कि शिक्षा की जब भी बात चलती है तो दो शब्द बहुत प्रमुख हो जाते हैं। एक है गुरु
और दूसरा है शिष्य। गुरु शिष्य की संस्कृति वाला यह देश आज शिक्षक और छात्र की संस्कृति वाले देश के रूप में परिणत हो गया है। इसलिए मैं इसके साथ शिक्षक शब्द पर भी प्रकाश डालूंगा और शिष्य के साथ छात्र शब्द पर भी प्रकाश डालूंगा। लेकिन परीक्षा में आपको जो लिखना है, ये सब सारी चीजें मैंने बोर्ड पर लिख दी हैं ताकि आप इसको याद कर सकें। लेकिन समझाने की जहां तक बात है, समझाने के लिए मैं आपकी पुस्तकों में लिखे गए शब्दों और उदाहरणों से अतिरिक्त कुछ और का प्रयोग करूंगा ताकि आपके दिलो दिमाग में पुस्तकों में लिखे गए शब्द और उदाहरण और स्पष्ट रूप से और आसानी से समझ में आ सके। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं अपनी बात, ताकि आपको संस्कृत में लिखे गए इन सारी परिभाषाओं और शब्दों की अर्थ को समझने में दिक्कत नहीं हो। प्राचीन काल में गुरुवर वर्तंतु थे। वर्तंतु के पास कौश विद्या ग्रहण करने को गए। उन्होंने अपने शिष्य को सारी विद्याएं सिखा दी। आप देखे होइएगा, वेद उपनिषद 14 प्रकार की विद्याएं यहां लिखा हुआ है। शिक्षा के विषय क्या थे वो सब लिखा हुआ है। सारी विद्याएं सिखा दी। सीखने के बाद वह शिष्य कौश इतना योग्य हो गया कि उसने अपने गुरु वर्तंतु से निवेदन किया कि हे गुरुवर, आपने दिन रात जगकर मुझे ज्ञान रूपी अमृत से लबालब भर दिया, लेकिन यदि मैं इस उपकार के बदले कोई दक्षिणा नहीं चुकाऊं, किसी भी प्रकार से इस उपकार की कृतज्ञता को प्रकट नहीं करूं, तो यह उचित नहीं होगा। शिष्य के इस निवेदन पर गुरुवर वर्तंतु कहते हैं, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, शिष्य और गुरु की वार्ता। गुरु ने सारी विद्याएं सिखा दी और विद्या से योग्य बनने के बाद शिष्य बोलता है कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं और आप बताएं कि मैं क्या गुरु दक्षिणा दूं। बड़ा प्यारा संवाद है। गुरुवर वर्तंतु कहते हैं कि तुमने मेरी विद्याएं ग्रहण कर ली, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या हो सकती है। यह हमारी संस्कृति की खूबी है। तुमने हमारी सारी विद्याएं ग्रहण कर ली, इससे बड़ी गुरु के लिए और क्या गुरु दक्षिणा हो सकती है। आप समझो, गुरु योग्य शिष्य को पाकर जितना तृप्त होता है, उतनी तृप्ति उसे विश्व में और कहीं नहीं होती है। लेकिन शिष्य हट कर बैठा कि नहीं, मैं तो गुरु दक्षिणा दूंगा। उसके हट में गुरु को थोड़ा सा अहंकार झलका, तो उन्होंने कहा कि जा, तू मेरे लिए गुरु दक्षिणा देना ही चाहता है तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला करके दे दे। आप थोड़ी कल्पना करो, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन शिष्य के चेहरे पर सिकन तक नहीं उठी। उसने कहा कि गुरुवर, आप मुझे आदेश दें। क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, क्या आत्मविश्वास होगा। और वह शिष्य राजा रघु के पास पहुंचता है
राजा रघु देखकर सबसे पहले पूछते हैं कि आपके शिक्षा आश्रम में सब कुछ कुशल तो है? गुरुवर वर्तंतु स्वस्थ तो है? आश्रम अच्छा से तो चल रहा है? पधारिए और बताइए कि यहां आने का आपका उद्देश्य क्या है? आप देखिए, राजा का यानी प्रशासन का शिक्षालय के प्रति, विद्यालय के प्रति किस प्रकार के भाव होते थे। सबसे पहले आश्रम की खोज खबर लेना, गुरु की खोज खबर लेना, यह राजा अपना परम दायित्व समझता था। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपके पास विशेष उद्देश्य से आया हूं। राजा ने कहा कि आप उद्देश्य बताइए। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी हैं, क्योंकि गुरु से मैंने हट किया गुरु दक्षिणा मांगने को, तो उन्होंने कहा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला दे। राजा रघु ने कहा कि मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मेरे राजकोष में अभी महज 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ही हैं। मैं कल कुबेर के खजाने से बाकी शेष मुद्राएं लाऊंगा। कहानियां तथ्य नहीं होती हैं, लेकिन इनमें सत्य का बहुत बड़ा अंश होता है। राजा कुबेर के खजाने से स्वर्ण मुद्रा लाता है और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कौत्स को देता है, और कौत्स उसको ग्रहण करते हैं। साथ ही राजा का निवेदन है कि यह शेष स्वर्ण मुद्राएं आप अपने लिए ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि यह तो 14 करोड़ तो आप गुरु को दे देंगे, लेकिन आपका जीवन कैसे चलेगा। तो वह बोलता है शिष्य कौत्स कि 14 करोड़ से अतिरिक्त 1 कौड़ी नहीं लूंगा। गुरु की विद्या से ऐसी योग्यता आई थी शिष्य में कि उसने 1 कौड़ी नहीं लिया। कहानी इतनी छोटी है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे और बहुत बड़े हैं। अब आप समझते जाओ, गुरु किसको कहा जाता था? गरति संचिति कर्णयोर ज्ञानी नाम अमृतम। जो कान में ज्ञान रूपी अमृत को डालता था, उसको गुरु कहते थे। आगे देखो, गिरति अज्ञाना अंधकारम। अज्ञाना अंधकारम, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर गुरु करता था। गृणाति धर्म आदि रहस्यम, धर्म आदि रहस्यों को कहता था। प्रिय विद्यार्थियों, गुरु की इस परिभाषा को थोड़ा इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि अभी विद्यालय और विश्वविद्यालय सभी में शिक्षा को लेकर के जो खास बहस चल रही है, वह है कि शिक्षा मूल्य परक भी हो और रोजगार परक भी। दोनों के अद्भुत सामंजस्य को बिठाने की जरूरत है शिक्षा में। दोनों के अद्भुत सामंजस्य चाहिए। तो गुरु उसको कहा जाता था जो ज्ञान रूपी अमृत को। अब शिष्य किसको कहा जाता था? शासितुम योग्य इति शिष्य। शास धातु से क्या प्रत्यय करने पर शिष्य बनता था, जिस पर शासन किया जा सके, जो गुरु के पास जीवन को परिवर्तन के लिए आया है, जो ढलने के लिए आया है, यूं ही नहीं चला आया है। जिस प्रकार से विद्यार्थी कॉलेज में आजकल बिना कॉपी किताब के चले आते हैं, बहुत ज्यादा तो एक कॉपी हिलाते हुए चले जाते हैं, इस प्रकार से नहीं, कुछ समय काटने नहीं, वह जीवन को बदलने के लिए आया है। इसलिए संस्कृत के इन शब्दों के आलोक में आप अच्छी प्रकार से समझ सकें गुरु शिष्य का संबंध, क्योंकि यह शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है।
किताब में जो लाइनें लिखी हुई है उसको तो आपको रटना पड़ेगा, परिभाषा रटनी पड़ेगी, लेकिन मैं समझा सकूं आपको तो मेरे शिक्षक होने की सार्थकता होगी कि यह संबंध किस प्रकार था। एक शेर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मोम के ढेर को हल्की सी तमाजत भी बहुत, हो सके तो किसी शक्ल में ढालो मुझको। यह शिष्य निवेदन करता था कि हे गुरुवर, मैं मोम का ढेर हूं। तमाजत माने आंच, थोड़ी सी धूप लगेगी और बेतरतीब आकृति में मैं ढल जाऊंगा। मोम के ढेर को हल्की सी तमाजत भी बहुत, हो सके तो किसी शक्ल में ढालो मुझको। तब गुरु कहता था, तुमसे तन्हा न कटेगा इस सब की स्याही का तिलस्म। मैंने पहले ही कहा था कि जला लो मुझको, मैंने पहले ही कहा था कि जला लो मुझको। जो बात संस्कृत में कही गई है वही बात यहां पर शेर में कही गई है। श्लोक और शेर में कोई अंतर नहीं है, बस भाव वही है। देश काल के अनुरूप भाषाएं बदल जाती हैं। जब शिष्य ढलने के लिए तैयार हो, अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो और गुरु उसके जीवन रूपी अंधकार को हटाने के लिए, स्वयं को जलाने के लिए तैयार हो, स्वयं जलने के लिए तैयार हो, तो गुरु शिष्य का यह अनूठा संबंध निर्मित हो। यह है भारतीय संस्कृति, यह है भारतीय संस्कृति। आज क्या हुआ? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम थोड़ा जीवन और जगत को देखो। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलन में कौन भाग लेते हैं? छात्र भाग लेते हैं। जितने भी विद्रोह हो रहे हैं, उनमें किनका नाम आता है? युवाओं का नाम आता है। वे युवा किसी न किसी शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए होते हैं। आखिर क्या हुआ इस संबंध में कि गुरु शिष्य का इतना अनुपम संबंध आज इस रूप में हो गया कि किसी शायर ने कहा कि हम हर उस किताब को काबिले जब्ती समझते हैं जिसको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। यह कौन सी शिक्षा हुई कि गुरु शिष्य के संबंध तो छोड़ो, मां बाप के भी साथ संबंध पढ़े लिखे छात्रों छात्राओं का अच्छा नहीं है। यह समाज की हकीकत है। इस पर हम विचार करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि इस संबंध को नए ढंग से यदि सजाना है, जिसमें मूल्य परकता भी हो, रोजगार परकता भी हो, तो हमारे उपनिषदों का एक लाइन है, एक मंत्र है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। वहां विद्या और अविद्या दो प्रकार की कही गई है। एक विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है और अविद्या से रोजगार की प्राप्ति होगी। अविद्या और विद्या को अलग अलग नजरिए से देखा है। इसलिए वे कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या से आप सिर्फ मृत्यु के पार जाएंगे। मृत्यु के पार जाने का मतलब क्या हुआ? डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये जितनी भी जीवन को सुविधाएं देने वाली विद्या है, इसको हमारे ऋषियों ने अविद्या में गिना है। आप सभी जानते हैं कि पहले 10 बच्चे पैदा होते थे तो 9 मर जाते थे, लेकिन आज चिकित्सा विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि 10 के 10 बच्चे बचाए जा सकते हैं। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सब कुछ क्या कर रहे हैं हमारे लिए? हमारे जीवन को चिकित्सा विज्ञान ने लंबा कर दिया। पहले औसत आयु बहुत कम थी, आज औसत आयु बहुत बढ़ चुकी है।
इसके कारण लोगों की उम्र लंबी हो गई, लेकिन उन्हें इस जीवन में कुछ विशेष आनंद की प्रतीति नहीं हो रही है। पाश्चात्य जगत में तो मरने के अधिकार को लेकर आंदोलन चलाए जा रहे हैं, एथेनेसिया का आंदोलन, कि हमें मरने का अधिकार मिले। ऐसा क्यों है? तो उसका उत्तर है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। विद्या से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। इसीलिए शिक्षा का मूल अर्थ जो अभिप्राय लिया गया है, विद्यो उपादीयते अनया इति, शिक्षा जिसके द्वारा विद्या को दिया जाता है। अब आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझने का यह दृष्टिकोण रखना है कि आखिर क्या हुआ कि जितनी शिक्षा का विकास होता गया, जितना शिक्षा बढ़ती गई, उतना ही ज्यादा समस्याएं, विद्रोह, क्रांति भी बढ़ती जा रही है, लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या हुआ? तो उसमें हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की दृष्टि यह थी कि आपको आनंद देने वाली विद्या, ध्यान, ज्ञान, यह सब है, और रोजगार देने वाली विद्या आपको सूचना, सूचना का जगत। इस सदी को ज्ञान सदी कहा जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि यह ज्ञान की सदी है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक जी ने भी कहा कि यह ज्ञान की सदी है। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह ज्ञान की सदी होती वास्तव में तो आनंद बढ़ता जाता। अब आप निर्धारण कीजिए कि क्या आनंद जीवन का बढ़ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आनंद नहीं बढ़ रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। क्योंकि हम जाते हैं विद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय रोजगार की प्राप्ति के लिए, जीवन की प्राप्ति के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए कालिदास एक जगह लिखते हैं, लब्धास्पदो अस्मि विवाद भीरा तितिक्षमानस्य परेण निंदाम यस्य आगमः केवल जीविकायै तम ज्ञानपन्यम वनिजम वदन्ति। पद प्राप्त कर लिया, अब बाकी सब कुछ से आंखें मोड़ लिए। उसको कालिदास बोलते हैं कि वो ज्ञान के बनिए हैं। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। उसमें मेधावी, प्रतिभा संपन्न ग्रामीण क्षेत्र के और पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थियों का क्या होगा? इसलिए यह विचारणीय विषय है कि शिक्षा के विषय क्या रखा जाए। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप विज्ञान के विषयों के साथ कला के विषय को भी पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा की परिभाषा को कोट करते हुए कहा कि शिक्षा सिर्फ वह नहीं होती है जो सूचनाएं देती है, शिक्षा वह होती है जो अस्तित्व के साथ सद्भाव में रहना सिखाती है। अस्तित्व के साथ सद्भाव क्या लक्षित हो रहा है? हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया, हमने जीव जंतुओं को, उनके आवास स्थान को उनसे छीन लिया।
उनके प्राणों पर संकट खड़ा कर दिया। यानी मनुष्य ने हर चीज को अपने लिए उपयोग कर लिया। वे उपयोग की वस्तुएं नहीं हैं। हर पेड़ पौधा जीव जंतु अपने आप में साथ हैं, आपका साधन बनने के लिए नहीं है। यह संदेश हमारी शिक्षा पढ़ती देती है। इसलिए आप देखें शिक्षा के विषय क्या थे प्राचीन काल में, इस पर आ जाऊं। वेद, उपनिषद, 64 प्रकार की विद्याएं एवं 64 कलाएं, सारी शिक्षा की। तो शुरू में उस समय आध्यात्मिक शिक्षा पर ज्यादा महत्व था, इसलिए जीवन को बदलने की प्रक्रिया पर विशेष रूप से गुरु फोकस करता था। आज यदि मूल्य परकता को शिक्षा में लाना है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप उस शिक्षा को आगे बढ़ाइए जो व्यक्ति को सिर्फ रोजगार ही नहीं दे, रोजगार तो जरूर दे। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट शब्द आज इतना पॉपुलर हो गया है। सारे नए नए विषय जोड़े जा रहे हैं कि आपको कुछ हुनर भी हो, स्किल भी हो। तो यह एक ऐसा ट्रांजिशनल फेज चल रहा है कि जिसमें दोनों में सामंजस्य बिठाना हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस संदर्भ में यह जो भारतीय शिक्षा पद्धति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार करने से वह सामंजस्य बैठ सकता है। 64 कलाओं में आप आश्चर्य करेंगे कि हर प्रकार की कलाएं सिखाई जाती थी। आज कारीगरी, पेंटिंग, कई प्रकार की कलाएं सीखने के लिए भी स्कोप खोले जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर की भी कला सिखाने की शिक्षा महाविद्यालयों में दी जाने लगी है। ऐसी बात नहीं है कि यह अभी शुरू की गई है, यह प्राचीन काल में भी हमारी शिक्षा का। तो फिर जो विद्यार्थी वर्ग उभर करके आता था, अब सवाल होता है कि उस समय में शिक्षण की पद्धति क्या थी। यह महत्वपूर्ण है, शिक्षण की पद्धति। एक छोटी सी कहानी कहूं तो आपको शिक्षण की पद्धति जो आज मूल्य परकता और रोजगार परकता में अद्भुत सामंजस्य बैठा सकती हैं, वह शिक्षण की पद्धति आपको समझ में आएगी। गुरु ने अपने आश्रम में विद्यार्थियों को कहा कि तुम्हारी 2 परीक्षाएं होगी। दोनों परीक्षाओं में जो पास होगा उसको आश्रम से जाने को मिलेगा। लिखित परीक्षा में लिख दिया गया, निबंध दिया गया लिखने के लिए कि शिक्षा से सेवा तक। उस निबंध में जो भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए और सबको सर्टिफिकेट गुरु ने प्रदान कर दिया और कहा कि अब आप जा सकते हैं। जब वे विद्यार्थी अपने गांव की ओर निकले तो उन्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि दूसरी परीक्षा तो गुरु ने ली ही नहीं। चलो अच्छा हुआ गुरु भूल गए, हमें तो प्रमाण पत्र से मतलब था, प्रमाण पत्र हमें मिल गया, डिग्री मिल गई। लेकिन जो ही वे आगे रास्ते पर बढ़े तो उनके राह में कांटे फैले हुए थे। अधिकतर विद्यार्थी कांटों को छलांग मारकर पार कर गए। कुछ विद्यार्थी जो उतनी लंबी छलांग नहीं मार सकते थे, वे बगल के रास्ते से चले गए। लेकिन एक विद्यार्थी उसमें ऐसा था कि जो नीचे बैठकर कांटों को बीनने लगा। अन्य ने कहा कि तुम कांटे क्यों बीनते हो, देर हो जाएगी, अंतिम नाव है, शाम हो चली है। बोला कि शाम हो गई, कुछ देर के बाद अंधेरा होगा, इसलिए कांटों को हटाना और जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि तुम यदि नहीं मानते तो तुम कांटे बीनो, हम चले। जे ही वे सारे विद्यार्थी उस अकेले कांटे बीनते विद्यार्थी को छोड़कर जाने लगे, गुरु प्रकट होते हैं झाड़ियों से और बोलते हैं कि सारे विद्यार्थी आश्रम की ओर लौटो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, तुम्हारे पास सिर्फ अविद्या आई है, विद्या तो इस विद्यार्थी के पास आई है। यह है रोजगार परकता और मूल्य परकता। इसीलिए शिक्षण की पद्धति में आप एक चीज ध्यान देखें, शुश्रूषा, किसी भी बात को सुनो, पहले गुरु की सेवा करो, किसी आत्मीय संबंध होना चाहिए। आजकल हमारा शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा हो गया है, पैसे का संबंध। पैसा लो, नोट्स दो,
बाकी कोई संबंध नहीं। इसीलिए एक विचारक ने बहुत अच्छी परिभाषा दी कि आज की शिक्षा के बारे में, कि जो शिक्षक के नोटबुक से विद्यार्थी के नोटबुक में पहुंच जाए और दोनों में से किसी के भी दिलो दिमाग में न पहुंचे, वो शिक्षा। क्योंकि शुश्रूषा से शुरू होता था, आत्मीय संबंध, श्रवणम, उसके बाद श्रवण। श्रवण बहुत बड़ी कला है। श्रवणम तु गुरु कार्यम, सबसे कठिन माना गया है। मननम तदनंतरम, उसके बाद मनन। निधिध्यासनम इत्येतत् पूर्ण बोधस्य कारण, उसके बाद निधिध्यासन, इनको कहा गया है कि ग्रहण, धारण, उहापो, क्वेश्चन उठाओ, और उसके बाद विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है समझ जाओ। आपके समझ जाने का मतलब है, बहुत बड़े शिक्षा शास्त्र की परिभाषा है कि सब कुछ भूल जाने के बाद जो तुम्हारे पास बचता है उसको शिक्षा कहते हैं। अद्भुत परिभाषा है और हमारी संस्कृति में इसका निर्देश किया गया। समझ गए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है तत्वाभिनिवेश। आप समझ तो गए, क्या आपके जीवन में वो उतरा? यह कहां से किया जाएगा? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत अच्छी है, सिद्धांतों में बहुत अच्छी है, लेकिन अभी शिक्षा जगत के हालात क्या है? 1:30 के रेशियो की बात की जा रही है। क्या यह संभव है? यहां तो 3-3 हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नहीं है। आखिर कैसे संभव है? हम जरूर सिद्धांत की बातें करें, फिलॉसफी, दर्शन हमारा ऊंचा से ऊंचा हो, लेकिन वास्तविकता के धरातल को भी तो जाने। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी भी तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की बात की जाती है, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि वहां पर शिक्षा के लिए विद्यार्थी दूर दराज से गुरु के पास आते थे। गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे, जहां पर दिन रात शिष्य गुरु के जीवन को देखता था। शब्दों को तो सुनता था, लेकिन जीवन को देखता था। शब्दों से तो कम उसका वास्ता होता था, जीवन से ज्यादा वास्ता होता था, और उस जीवन से ज्यादा वास्ता होने के कारण गुरु के समान उसका जीवन परिणत हो जाता था। इसलिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। उस कविता में मैंने परिभाषा दी, अपने अनुभव की बात कही कि तुमको जो खुद से मिला सके वही शिक्षा है, वरना एक भिखारी की दूसरे भिखारी को दी गई भिक्षा है। सूचना क्या है? एक जगह से लिए दूसरी जगह दे दिए, लेकिन हम खुद से नहीं मिल रहे हैं। आधुनिक शिक्षा ने हम पर ऐसी मान्यताएं ला दी हैं, हर व्यक्ति खुद से दूर दौड़ रहा पाने को गादी है, पोस्ट मिल जाए। कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं नौकरियों के लिए। बंधे बंधाए उत्तरों में हम आज इतने खप से गए हैं, मूल प्रश्न जीवन के कहीं दब से गए हैं। मूल प्रश्न था को अहम, मैं कौन हूं। भरी भीड़ में हम आज इतने अकेले हो गए हैं, बुनियाद की धरती पर हर सिमत जलजले हो गए हैं। विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट सड़क पर खड़ा था, उपाधियों के ढेर तले उसका अरमान पड़ा था। परीक्षा जिंदगी की आज वह फेल हो गया था, अनमोल सा हीरा बेमोल सेल हो गया था। आखिर अनमोल हीरे क्यों सुसाइड कर रहे हैं? अभी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की, कई सुसाइड लगातार हो रहे हैं। पढ़ने में इंजीनियर, इतना अच्छा कलाकार, सुसाइड क्यों? क्योंकि उनके पास अविद्या यानी रोजगार परक पैसे कमाने वाली विद्या थी। अमृत और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और अमृत और आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही है, व्हाट्सएप पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। क्या पहुंच रहा है? सिर्फ शब्द पहुंच रहे हैं, जीवन कहां पहुंच रहा है? उन मूल्यों को जीने वाले शिक्षक साक्षात रूप में चाहिए। हम जैसे लोगों को देखते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बनता है। शब्द तो कान पर एक तरफ से प्रवेश करते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। इसीलिए मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से एक चीजें ली जानी चाहिए और इसका बहुत ही
व्यापक रूप से सूक्ष्मता से विश्लेषण होनी चाहिए कि आखिर हमारे ऋषियों ने अविद्या और विद्या को अलग अलग क्यों विभाजित किया। तब हमारे सामने में जो समस्या है वह समस्या दूर हो सकेगी, क्योंकि अविद्या से हम जानेंगे कि यह हमारे लिए जीवन की सुविधाएं दे देगा। लेकिन हमारे शिक्षण संस्थान कहां होते थे? जंगलों में, प्रकृति की गोद में। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आप सब देख लें, और वहां जंतु, जीव जंतु भी पलते थे। और इसके अलावा इस कारण से कि प्रकृति के साथ रहने से व्यक्ति सजीव पेड़ पौधों के साथ इतनी आत्मीयता प्राप्त कर लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के बारे में कालिदास कहते हैं कि बिना जल पिलाए पौधों को वह स्वयं जल नहीं पीती थी। श्रृंगार प्रिया होने पर भी किसी फूल को नहीं तोड़ती थी। हम लोग तो जंगल के जंगल काट दे रहे हैं। यह कौन सी शिक्षा है? जीव जंतुओं समस्त के साथ आप एक बात जान जाइए, स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने वाला है। भारतीय ऋषियों की खोज है कि जीवन नहीं तो स्वतंत्र है, नहीं परतंत्र है होना चाहिए, परस्पर तंत्र होना चाहिए। हम एक ऐसी जीवन पद्धति विकसित करें जिसमें परस्पर तंत्रता हो। परस्पर तंत्रता का अर्थ होता है कि हमारी शिक्षा हमें इतना संवेदनशील बना सके, हमें इतना संवादशील बना सके कि हम सभी के साथ सामंजस्य बिठा सकें। तब हमारा जीवन ऊंचाइयों की ओर जाएगा। और इस आलोक में प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो उसका स्वागत है।